हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर का यहाँ पर सेकेंड यूनिट कोशिकांग एवं कोशिका विभाजन का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का वीडियो का शुरुआत हम सेकेंड यूनिट से करेंगे, क्योंकि आपका सेकेंड यूनिट जो है वेरी इजी है एंड इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपका इंट्रोडक्शन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, उसमें क्या आता है, साइज, शेप एंड नंबर आ जाता है। इसके बाद हम अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, इसके बाद इसका फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखिए, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की परत संरचना और इसके कार्य को लिखिए करके। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, वीडियो में सारा पॉइंट आपको दिख जाएगा एंड एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बताया जाएगा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में 10 मार्क के या 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क लाना है तो। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। आप 11th-12th से पढ़ते आ रहे होंगे, आपको अच्छे से मालूम होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी वायवीय श्वसन करने वाली यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कोशिकांग होता है। कॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, यूकार्योटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग होता है। यह ऊर्जा उत्पादन करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का वितरण करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का वितरण करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये पॉइंट को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट आपके 1 नंबर के फिल इन द ब्लैंक में या एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पास से आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है। इसके बाद यहाँ देखिए खोज और नामकरण आपको यहाँ पास दिख रहा होगा। 180-50 में कोलिकन ने सबसे पहले देखा था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, तो कोलिकन ने 180-50 में देखा था। इसके बाद फ्लेमिंग ने कितने में, 180-82 में फिलिया नाम दिया गया। ठीक है, अपने नाम को जोड़कर फिलिया नाम दिया। पहले के वैज्ञानिक क्या करते थे, अपने नाम को जोड़कर उस चीज का नाम रख देते थे। इसके बाद देखिए 180-90 अल्टमान ने बायोब्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम किसने दिया, तो अल्टमान ने 180-90 में दिया। इसके बाद बेंटा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, यही नाम आज मान्य है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो बेंटा ने दिया। एंड सर्वप्रथम देखा किसने, 180-50 में कोलिकन ने। ठीक है, तो ये चीज याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को और किस किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर दूसरा नाम भी दिया गया है, जैसे प्लास्टोसोम्स हो गया, प्लाज्मोसोम्स हो गया, वर्मिक्यूल्स और कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, तो दूसरा नाम भी याद कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर वितरण देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का वितरण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में समान रूप से फैला रहता है, वितरित रहता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, इन सब में जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से गति करती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र रूप से गति करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया उपपचयी क्रियाओं में भाग लेती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उपपचयी क्रियाओं में भाग लेती है। उपपचयी क्रियाओं का मतलब है जैसे खाने का पाचन कौन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए बोला गया उपपचयी क्रियाओं में भाग लेती है। इसके बाद यहाँ पर साइज देखिए, परिमाप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 0.3 म्यू से 14 म्यू तक होती है, जबकि इसका व्यास कितना होता है, 0.2 से 2 म्यू तक होती है। यहाँ पर आपने साइज पढ़ लिया, अब इसके बाद इसका आकार देखिए। आकार यहाँ पर शेप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः तंतुमय, फिलामेंटस, कर्णिका में, ग्रेनुलर तथा कुछ सेल में क्लब शेप होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर आपने शेप पढ़ लिया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पास नंबर देखिए, संख्या देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हर सेल में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, हर कोशिका में भिन्न भिन्न होती है, जहाँ ज़्यादा ऊर्जा चाहिए वहाँ ज़्यादा संख्या में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पास देखिए कोशिका का नाम दिया गया है, जैसे लीवर हो गया, लीवर में कितना माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, 500 से 1600 तक होती है।
क्यूस एमीबा में कितना होता है? 50,000 तक होता है। सी आर्चिन के अंडे में माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है? 1,40,000 से 1,50,000 तक होती है। पादप कोशिका प्लांट सेल में कितना होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। एंड इसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का परत संरचना पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यही से क्वेश्चन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की परत संरचना लिखे करके, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पहले लिखिएगा, फिर यहाँ से लिख लीजिएगा। इसका परत संरचना देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया थर्मस फ्लक्स जैसे दोहरी झिल्ली जैसी संरचना दिखाई देती है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लीजिए। परत संरचना में आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक पूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, क्या डायग्राम दिया गया है। यहाँ पास माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन दिया गया है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पास बाहर का जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसको आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंड यहाँ पास अंदर के झिल्ली को क्या बोला जाता है? इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंड जस्ट इसके नीचे क्रिस्टी यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, जो कि अंदर के छोटे छोटे छिद्र को यहाँ पास बोला गया है। ये क्रिस्टी को यहाँ पास बोला गया है, ठीक है। ये आंतरिक झिल्ली के अंदर होता है। एंड इसके नीचे मैट्रिक्स देखिए। मैट्रिक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का मध्य भाग होता है, ठीक है। इसमें गाढ़ा द्रव भरा होता है, डॉट। एंड यहाँ पास देखिए प्री माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, जो कि बाहर का आवरण है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? आउटर चैम्बर भी बोला जा सकता है। आप इसको आउटर चैम्बर भी लिख सकते हैं। एंड मैट्रिक्स को आप इनर चैम्बर लिख सकते हैं, अंदर की ओर पाया जाता है, इसलिए आप इसको इनर चैम्बर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइबोसोम्स पाया जाता है, अंदर के द्रव में, छोटे छोटे द्रव में पाया जाता है। आपको यहाँ पर सारे डॉट दिख रहा होगा, ये सब क्या है? राइबोसोम्स है। बस देखिए यहाँ पर ऐसी संरचना दिख रहा होगा, उसको डीएनए बोला जाता है, ठीक है। डीएनए है ये। यहाँ पर छोटी छोटी संख्या में जो है वो कण जो है वो ऐसे चिपका हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है? F1 कण बोला जाता है। एंड चलिए इसको समझते हैं। तो आपने जो अभी डायग्राम समझा है वही यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया द्विस्तरीय झिल्ली डबल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। जो प्रत्येक झिल्ली है वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। एंड देखिए दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी कितना होता है? 60 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बीच के द्रव में कोएंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पास माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की बात हो रहा था, तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आपने देख लिया। पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया चैम्बर्स यहाँ पर दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 चैम्बर होते हैं, एक आउटर चैम्बर, दूसरा इनर चैम्बर। तो आउटर चैम्बर क्या होता है इसे देख लीजिए। इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रिया चैम्बर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर का आवरण होता है ना, उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रिया चैम्बर भी कहते हैं। आपने डायग्राम में देखा होगा। यहाँ आउटर एवं इनर मेम्ब्रेन के मध्य उपस्थित 60 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम तक चौड़ा चैम्बर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें प्रोटीन्स, कोएंजाइम एवं इलेक्ट्रोलाइटिस भरे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास डायग्राम में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देख रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के मध्य में उपस्थित पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। एंड इसमें प्रोटीन्स को एंजाइम एंड इलेक्ट्रोलाइटिस भरा होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इनर चैम्बर यहाँ पास दिया गया है, इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का मध्य भाग होता है, इसमें एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें गाढ़ा द्रव भरा होता है, उसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में गोलाकार डीएनए के 2 से 6 अणु, 70S प्रकार के राइबोसोम्स, टीआरएनए एवं एमआरएनए, डीएनए पॉलीमरेज एवं प्रोटीन संश्लेषण वाले एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स एक गाढ़ा द्रव होता है, तो वो गाढ़े द्रव में क्या भरा रहता है? यही सब भरा रहता है, ठीक है। डीएनए, 70S प्रकार के राइबोसोम्स, टीआरएनए, एमआरएनए, डीएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन संश्लेषण, यही सब गाढ़ा द्रव मैट्रिक्स के अंदर भरा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पास डायग्राम में देख रहे हैं, मैट्रिक्स यहाँ पास दिया गया है, जिसको इनर चैम्बर भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पास इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, इसी डायग्राम को बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी यहाँ पास दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आंतरिक झिल्ली के अंदर की ओर बने मोड़ फोल्ड की तरह मुड़े रहते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी जितने बड़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिया उतनी ही प्रबल होगी।
जैसे कि आप यहाँ पास डायग्राम में देखिए, यहाँ पास क्रिस्टी दिया गया है एंड मुड़ा वाला जो भाग है उसको क्रिस्टी बोला गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिकल्स यहाँ पास दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया कण। या तो आप अपने एग्जाम में हिंदी में ऐसे टॉपिक लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें लिख लीजिएगा, दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिकल्स क्या होता है, यहाँ पास देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली तथा क्रिस्टी पर विशेष प्रकार के सूक्ष्म कण चिपके रहते हैं, जिसे F1 कण या अथवा एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास छोटे छोटे कण इस प्रकार से चिपके हुए देख पा रहे हैं, इसे ही F1 कण या F1 पार्टिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये F1 पार्टिकल्स 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पाया जाता है। F1 कण की लंबाई कितना होता है, 160 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, F1 कण 3 भाग के बने होते हैं। ठीक है, F1 कण जो है वो 3 भाग के बने होते हैं, एक बेस हो गया, स्टैक हो गया, एक हेड हो गया। तो बेस का व्यास कितना होता है, 80 एंगस्ट्रॉम होता है। स्टैक का लंबाई कितना होता है, 50 एंगस्ट्रॉम तथा चौड़ाई कितना होता है, 33 एंगस्ट्रॉम होता है। हेड का व्यास देखिए 80 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे कि आप यहाँ पास स्ट्रक्चर ऑफ F1 पार्टिकल का आप यहाँ पास से स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हेड का व्यास देखिए 80 एंगस्ट्रॉम यहाँ पास दिया गया है, स्टेल का देखिए 33 एंगस्ट्रॉम दिया गया है एंड इसका बेस देखिए 80 एंगस्ट्रॉम दिया गया है एंड स्टेल का यहाँ पास लंबाई देखिए 50 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। इसकी पूरी संरचना की लंबाई कितना दिया गया है, यहाँ पास 160 एंगस्ट्रॉम दिया गया। आप चाहे तो F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम रहा तो ये स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा। इजी स्ट्रक्चर यहाँ पास दिया गया है। वापस देखिए, F1 कण के कार्य भी दिया गया है। तो कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन संवहन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, एटीपी बनाना, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है, ऑक्सीडेशन प्लस फास्फोरिलेशन यही होता है। तो F1 के कार्य आप यहाँ पास से देख सकते हैं। इसके बाद फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। तो फर्स्ट देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। कोशिका श्वसन में क्या कार्य करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन केंद्र होता है। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन केंद्र होता है। कौन सा केंद्र होता है, तो श्वसन केंद्र होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 अवस्थाएं होती है। पहला देखिए, ग्लाइकोसिस, ग्लूकोज के अणु विघटन होता है और यही पायरुविक अम्ल बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज के अणु जब टूटता है तो ये पायरुविक अम्ल बनाता है एंड ये पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एसिटिल को एंजाइम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, को आप को एंजाइम भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए, एसिटिल को एंजाइम केप्स चक्र में पहुंचता है, जहां इनका ऑक्सीकरण होता है। केप्स चक्र में पहुंचता है, फिर इसका ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद केप्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। केप्स चक्र कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। आई होप ग्लाइकोसिस आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन यहाँ पर दिया गया है। इस दौरान 2H मुक्त होता है और इलेक्ट्रॉन से एटीपी बनता है। एटीपी ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, एटीपी ट्रांसपोर्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप उत्पन्न एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप उत्पन्न एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित हो जाता है। इसके बाद जिन स्थानों पर ऊर्जा की जरूरत होती है माइटोकॉन्ड्रिया वहां पहुंच जाता है। इसके बाद झिल्ली में संकुचित होने पर एटीपी बाहर निकलकर कोशिकाओं को ऊर्जा देती है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ कार्य यहाँ पर देखिए, लिपिड सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में लिपिड्स बनाने वाले एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में लिपिड्स बनाने वाले क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह वसा की अतिरिक्त मात्रा जमा करती है जो बीजों के अंकुरित के समय पोषण देती है। तो ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। आई होप कार्य आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही अपने एग्जाम में लिखिएगा। ऐसे ही लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। एंड 1 मिनट निकाल के आप साइनोसिस भी अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा। साइनोसिस लिखेंगे तो आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक अपन को लिखना है। तो यहाँ पास से आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से।
ये टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये टॉपिक को पढ़ के ही जाइएगा। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपके 10 मार्क के क्वेश्चन में नहीं आएगा तो 5 मार्क के क्वेश्चन में 100% आएगा ही आएगा।